हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम जनवरी महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच के होंगे और पार्ट 2 में आपको 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच के मिलेंगे। हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो होता है ये कंप्लीट महीने का रिविजन वीडियो होता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो को जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां। पहला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें नंबर के नए अध्यक्ष बने हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं जनरल बिपिन रावत। जो सीडीएस अधिकारी होगा ये देश का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होगा, जो कि तीनों सेनाओं भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच एक कोऑर्डिनेशन यानी कि सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आनंद प्रकाश महेश्वरी एपी महेश्वरी को। सीआरपीएफ जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम अर्धसैनिक बल या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आपको इसी प्रकार से 4 अन्य अर्धसैनिक बलों के नाम तथा उनके महानिदेशक के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, बीएसएफ के महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। अगला क्वेश्चन है सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है जी बबीता रायडू को। सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सेबी के वर्तमान में चेयरपर्सन है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा जो कि एम्स दिल्ली अस्पताल में प्रोफेसर हैं। अब आपको एम्स दिल्ली अस्पताल से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एम्स दिल्ली अस्पताल जो है भारत का सबसे साफ अस्पताल है और इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पिछले साल 2019 में कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है राजीव राय भटनागर को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं 2, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू। जो श्रीनगर शहर ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश में आपको डाचिंगम नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। जो डॉक्टर सलीम अली थे इनको भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हरजीत कौर जोशी को। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, जिसकी नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हरजीत कौर जोशी को। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड राज्य के विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो झारखंड राज्य के विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं रविंद्रनाथ महतो। झारखंड राज्य की राजधानी रांची। झारखंड राज्य की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी का नाम है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। जबकि नागालैंड राज्य में आपको सिंहफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एपेक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एपेक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है ए शक्तिवेल को। एपेक जिसका पूरा नाम है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, जिसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ए शक्तिवेल को। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है एम नागराज को। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, जिसको इंग्लिश में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं, नए सीएमडी बने हैं एम नागराज। अगला क्वेश्चन है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है चंद्रपाल सिंह को। कृषक भारती कोऑपरेटिव निगम लिमिटेड, जिसे हम क्रबको के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि मेनली यूरिया बनाती है, जिसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल देवप्रभा पात्रा को। अब आपको यहाँ से एक चीज का ध्यान देना है, जो आरबीआई है हमारी, यहाँ पर एक होता है डिप्टी गवर्नर और इसके नीचे 4 होते हैं, सॉरी आरबीआई जो है इसमें एक होता है गवर्नर और इसके नीचे होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एम के जैन, और नए नए हाल ही में 4थे नंबर के बने हैं माइकल देवप्रभा पात्रा। आरबीआई जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हाल ही में आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है मनी मोबाइल ऐप, जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन है, गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गिनी बिसाऊ देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है उमारो सिस्को एम्बलो को। गिनी बिसाऊ देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है बिसाऊ और यहाँ की मुद्रा है इको। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप के देशों ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है और संयुक्त रूप से एक नई मुद्रा लॉन्च की, जिसका नाम रखा है इको मुद्रा, इको करेंसी। ये 8 देश कौन कौन से हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, एवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोंगो। इन 8 देशों ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है और संयुक्त रूप से एक नई मुद्रा लॉन्च की, जिसका नाम है इको मुद्रा, इको करेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोरान मिलनोविक ने किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जोरान मिलनोविक हाल ही में क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्रोएशिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है जगरीब, यहाँ की मुद्रा है kuna। अगला क्वेश्चन है, साई इंगवेन किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो साई इंगवेन हाल ही में ताइवान देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ताइवान देश की राजधानी है ताइपे और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट ओबेला माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माल्टा देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है वलीटा और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद किस देश के नए सुल्तान, नए राजा बने हैं? तो सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद ओमान देश के नए राजा, नए सुल्तान बने हैं। आपको सभी को पता होगा कि ओमान देश के जो सुल्तान थे, जिनका नाम था काबूस बिन सैद अल सैद, इनका निधन हो गया था, जिनके निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक भी मनाया था। अब इनकी जगह पर ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। ओमान देश की राजधानी मस्कट, यहाँ की मुद्रा है रियाल। अब आपको ओमान देश से 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना है, जो कि भारत कंडक्ट करता है। कौन कौन सी हैं? भारत ओमान देश की थल सेना के साथ अल नागा नाम की एक्सरसाइज, भारत ओमान देश की वायु सेना के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज, भारत ओमान देश की नौसेना के साथ नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। इसके अलावा ओमान देश की आपको एक लेखिका का नाम याद रखना है, इनका नाम है जोखा अल हार्थी। जोखा अल हार्थी जो कि ओमान देश की लेखिका हैं, इनको 2019 में इनकी उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया था। अब हम देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान।
क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड किसे जीता है या किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक जो नेशनल पत्रकारिता पुरस्कार है ये दिया गया है संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता जो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के एक प्रधान संपादक हैं, इन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है फिल्म 1917, फिल्म 1917 को। फिल्म 1917 जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 ब्रिटिश सैनिकों के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन किया गया है सैम मेंडेस के द्वारा। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि अमेरिका देश में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इस साल के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जोआकिन फिनिक्स को। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है रेनी जेलवेजर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सैम मेंडेस को। और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैरासाइट फिल्म को, जो कि दक्षिण कोरिया देश की फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, कितने मीडिया घरानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया टोटल 30 मीडिया घरानों को। ये क्या चीज़ है? जो 21 जून को हर साल विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो इस साल जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इन्होंने बोला था कि जो सबसे ज़्यादा मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर या फिर समाचार पत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार करेंगे, उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान, जो कि टोटल 30 मीडिया हाउसेस को दिया गया है। ये पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसने जीत लिया है? तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 को जीत लिया है भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने। जसविंदर बिलन को यह पुरस्कार आशा एंड द स्पिरिट बर्ड नोवेल के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है पीयूष जायसवाल को। पीयूष जायसवाल को इसके अलावा एक और पुरस्कार दिया गया है। कौन दिया गया है? वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार 2019 भी पीयूष जायसवाल को दिया गया है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार इस साल 2 लोगों को दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को, जबकि कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब हम देख लेते हैं रैंक एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसको हम इंग्लिश में SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट 2019-20 के नाम से जानते हैं, इसमें नंबर 1 राज्य रहा केरल। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन अंक तथा उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट्स में नंबर 1 राज्य रहा केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य रहा चंडीगढ़, जबकि सबसे खराब राज्य रहा बिहार का। अब आपको नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 4 सूचकांक के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में पहले नंबर पर रहा कर्नाटक। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में भी पहले नंबर पर रहा केरल। स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में पहले नंबर पर रहा केरल। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में पहले नंबर पर रहा केरल। ये है नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सूचकांक। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसको जारी किया जाता है केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसके अलावा जो जल शक्ति मंत्रालय, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य, साफ स्टेट है तमिलनाडु, जबकि सबसे साफ जिला क्लीन डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना राज्य का पेडापल्ली जिला। रेलवे की स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साफ अस्पताल है एम्स दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा, और ये सूचकांक तैयार किया गया है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और इस सूचकांक में नंबर 1 राज्य रहा हरियाणा, 2 पे केरल, 3 पे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 है, CEBER के रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो CEBER जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है। इस कंसल्टेंसी के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, 2026 तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जबकि इसी रिपोर्ट्स के अनुसार 2034 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जापान देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पर है, चौथे नंबर पर है जर्मनी, तीसरे नंबर पर है जापान, दूसरे नंबर पर है चीन और पहले नंबर पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, NHSRC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रोगी देखभाल के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है? तो NHRC जिसका पूरा नाम है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का नंबर 1 राज्य है रोगी देखभाल के मामले में जम्मू एंड कश्मीर राज्य। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की जो तेल की मांग है चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी आवश्यकता का 80% जो तेल है दूसरे देशों से आयात करता है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक देश है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना जिनका नाम मिलता जुलता है। कौन कौन सी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय है UAE के अबू धाबी शहर में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही 84, जबकि इस रिपोर्ट को टॉप किया गया है, यानी कि पूरी दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है जापान देश का। अगला क्वेश्चन है, ISSF की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शूटिंग में नंबर 1 रहा? तो ISSF की वार्षिक रैंकिंग शूटिंग में नंबर 1 देश रहा भारत। इसमें भारत नंबर 1 पर, चीन दूसरे पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, रूस चौथे नंबर पर और इटली 5वें नंबर पर रहा। ISSF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख शहर में, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लेजिन। अगला क्वेश्चन है, ITTF की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अंडर 21 पुरुष सिंगल्स वर्ग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अंडर 21 पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक आया है मानव ठक्कर का, जो कि भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इस प्रकार से मानव ठक्कर भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, हरमीत देसाई, जी सथियान और सौमी घोष के बाद, जिनका पूरी दुनिया में अंडर 21 कैटेगरी में नंबर 1 रैंक आया है। ITTF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस वीकार्ट। अब आपको 10 भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, मनिका बत्रा, पलोमी घटक, मोहम्मा दास, सौम्यजीत घोष, एंथोनी अमलराज, जी सथियान, अंचत शरत कमल, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर। ये हैं भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन समिट एंड सम्मेलन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ UAE देश की राजधानी अबू धाबी में। इस समिट का थीम था रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड एनर्जी फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का थीम था रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जो अबू धाबी शहर है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है।
जिसकी मुद्रा है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय इतिहास कांग्रेस का 2020 का जो सत्र है ये आयोजित किया गया केरल के कन्नौज शहर में। भारतीय इतिहास कांग्रेस जो कि भारत के 10,000 से ज़्यादा इतिहासकारों का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 है, इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और दूसरा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जिसका थीम था राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये भारत के 30,000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का एक फोरम है जिसकी स्थापना हुई थी 1914 में। इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और यहीं पर जहां पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु शहर में, यहीं पर इस साल मनाया गया था महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। पहली बार यहीं पर कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से लोकसभा सांसद हैं। जो विश्व पुस्तक मेला है इसका इस साल का 28वां संस्करण था जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में मनाया गया। इसका थीम था गांधी द राइटर्स राइटर, यानी कि गांधी जी जो कि लेखकों के लेखक हैं, इसका थीम था। और इसका आयोजन किया जाता है हर साल नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग विज्ञान बैठक तथा किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका आयोजन हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वीप विकास एजेंसी इनलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का आयोजन एजेंसी जो है इसका आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की गई अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जिसका नाम था एसेंट इन 2020, इसका आयोजन किस शहर में हुआ? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जिसका नाम था एसेंट 2020, इसका आयोजन किया गया केरल के कोच्चि शहर में। केरल के कोच्चि शहर में ही इस साल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक का भी सम्मेलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। इसमें भागीदार राज्य था इस साल जम्मू एंड कश्मीर। इसका आयोजन किया जाता है हर साल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, दलहन सम्मेलन 2020 पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पल्सेस कॉन्क्लेव दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ महाराष्ट्र के लोनावला शहर में। जो भारत का भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कानपुर शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसे हम लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में महिला ट्रॉफी को किस टीम ने जीत लिया? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप में महिला ट्रॉफी को जीत लिया लद्दाख की टीम ने। इतना ही नहीं, इस ट्रॉफी में जो पुरुष ट्रॉफी था उसको भी जीत लिया है लद्दाख की टीम ने। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 में महिला और पुरुष दोनों की ट्रॉफी जीत लिया है लद्दाख की टीम ने। राष्ट्रीय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KL कुमार। जो भारत की इंडिया मेंस नेशनल हॉकी टीम है, इसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। इंडिया की विमेंस नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। कोच है शॉर्ट मरीन जो कि नीदरलैंड से हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की गवर्निंग बॉडी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। FIH के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 को किसने जीत लिया? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 को जीत लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही जीत लिया है 2019 का ग्लोब सॉकर अवार्ड। ये तो दिया गया इनको पुरुष कैटेगरी में। अगर बात की जाए महिला कैटेगरी में, तो महिला कैटेगरी में दिया गया ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 लूसी ब्रॉन्ज को। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन जो कि फीफा से यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं। फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को, और लियोनेल मेसी को ही यूरोपीय लीग के द्वारा गोल्डन शू अवार्ड दिया गया। जबकि यूएफए के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया वर्जिल वान डिक को। फीफा के द्वारा 2019 के लिए टीम ऑफ द ईयर चुना गया है बेल्जियम देश को। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 2018 का जो पुरुष फीफा विश्व कप है, इसका आयोजन हुआ था रूस में। 2022 में खेला जाएगा कतर देश में। 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। 2019 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन हुआ है कतर में, और 2020 में भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर देश में। 2019 में खेला गया फीफा महिला विश्व कप फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया अमेरिका देश की टीम ने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है, 2020 में यानी कि इस साल खेला जाएगा अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप भारत देश में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है? तो ये ऐसा कहा गया था पहले भारत के द्वारा कि हम जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2020 में, जो कि यूके के बर्मिंघम में खेले जाएंगे, हम इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इन्होंने शूटिंग को ना शामिल करने का ऐलान किया था, तो इसीलिए भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब भारत ने दोबारा बोला है कि हम 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भारत। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किन 2 नए खेलों को शामिल किया गया है? तो साइकिलिंग और लांस बुल्स, ये दोनों खेल शामिल किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। इससे पहले 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में खेले जाते थे, इस साल 2 नए स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ऐड किए गए, तो टोटल हो गए 18। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कितने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में खेले गए, तो उत्तर होगा 18, जिसमें से 2 नए शामिल किए गए हैं, साइकिलिंग और लान बुल्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीत लिया था महाराष्ट्र राज्य ने। इससे पहले 2019 में खेले गए थे पुणे में, और सबसे पहले 2018 में खेले गए थे दिल्ली शहर में। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें अंडर 17 और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल खेल मंत्रालय ने एक नए प्रकार के खेल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिनका पहला संस्करण खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के IIT विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, ESPN क्रिक इन्फो ने दशक की ODI और T20 टीम का कप्तान किसे चुना है? ESPN क्रिक इन्फो जो कि एक क्रिकेट स्पोर्ट न्यूज़ वेबसाइट है, इन्होंने ODI और T20 टीम के लिए इस दशक का कप्तान चुना है महेंद्र सिंह धोनी को, जबकि टेस्ट के लिए चुना है विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को SCO के 8 अजूबों में शामिल किया है? तो संघाई सहयोग संगठन ने भारत की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसको SCO के 8 अजूबों में शामिल किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अब हम देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जारी किए गए दुनिया के 8 अजूबे कौन कौन से हैं। भारत से है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चीन से है दामिंग पैलेस, और ये हैं बाकी के। इनमें उन्हीं देशों के अजूबों को शामिल किया गया है जो कि सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य मेंबर हैं।
अगला क्वेश्चन है चेन्नई मैराथन 2020 को किसने जीत लिया? तो चेन्नई मैराथन 2020 में पुरुष वर्ग में जीत लिया है केन्या देश के फेलिक्स रोप ने, जबकि महिला वर्ग में जीत लिया है भारत की के सुगड़ा ने। अगला क्वेश्चन है हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चेस कांग्रेस 2020 का खिताब किसने जीत लिया? तो इसको जीत लिया भारत के चेस खिलाड़ी पी मंगेश चंद्रन ने। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया भारत की हम्पी कनोरी ने, जबकि पुरुष विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया नॉर्वे देश के चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2000 कहाँ हुआ? तो जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 है इसका आयोजन हुआ गुजरात के अहमदाबाद शहर में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम होगा सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 दर्शकों की। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 53 है पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार जो कि बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है ये इस साल दिया गया जसप्रीत बुमराह को। पॉली उमरीगर पुरस्कार जिसे बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये इस साल पुरुष वर्ग में दिया गया जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिला वर्ग में दिया गया पूनम यादव को। इसके अलावा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया पुरुष वर्ग में कृष्णामाचारी श्रीकांत को, जबकि महिला वर्ग में दिया गया अंजुम चोपड़ा को। सरदेसाई अवार्ड जो कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया गया चेतेश्वर पुजारा को, टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह गृह मंत्री के बेटे हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है मलेशिया बैडमिंटन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है जापान देश के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमेटा ने। इसी प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीत लिया है चाइना की बैडमिंटन खिलाड़ी चेन यू फेई ने। अगला क्वेश्चन अमेरिकी हवाई हमले में किस देश के आर्मी चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई है? तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में एक हवाई हमला किया था जिसमें ईरान देश के आर्मी चीफ कमांडर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान के जो चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी थी ये ईरान देश के स्पेशल कुर्द फोर्स के हेड थे। अगला क्वेश्चन किस भारतीय पर्वतारोही ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है विंसन मासिक की चढ़ाई की है फतेह किया है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है विंसन मासिक, इस पे चढ़ाई की मालावत पूर्णा ने। अब आपको दुनिया की जो 7 समिट हैं हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उनका नाम याद रखना है। दुनिया की और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकलने जो कि देनाले के नाम से भी जानी जाती है, ये अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस जो कि रूस देश में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है इरफान पठान। अगला क्वेश्चन है सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो आपको बताना कि सुनीता लाकड़ा किस खेल से जुड़ी हुई थी। सुनीता लाकड़ा जो कि भारतीय हॉकी प्लेयर थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देश की पहली लोकसभा के सदस्य तथा तत्कालीन डुमराव राज्य यानी कि जमींदारी रियासत के अंतिम महाराजा कमल बहादुर सिंह का निधन हुआ है। आपको बताना है कि महाराजा कमल बहादुर सिंह किस राज्य से थे। तो जो डुमराव राज्य है तत्कालीन जमींदारी रियासत ये बिहार राज्य में था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार।
अगला क्वेश्चन, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है लियो कार्टर। लियो कार्टर जो कि न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज हैं, इन्होंने ही हाल ही में एक मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 खिलाड़ियों ने 6 छक्के एक ओवर में लगा चुके हैं, जिनमें से 2 भारतीयों का रिकॉर्ड है, युवराज सिंह और रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है डेनियल डी रॉसी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो डेनियल डी रॉसी जो कि इटली देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, महिला वेट लिफ्टर सरबजीत कौर ने नाडा ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सरबजीत कौर जो कि एक वेट लिफ्टर थी, इनको नाडा ने अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। नाडा जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था, जिसके वर्तमान में सीईओ है नवीन अग्रवाल, मुख्यालय नई दिल्ली में, ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है मिनती मिश्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया? तो मिनती मिश्रा जो कि उड़ीसा राज्य की एक क्लासिकल डांसर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहे जस्टिस दलीप बी भोंसले कौन थे? तो दलीप बी भोंसले जो कि एक लोकपाल के सदस्य थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन, किस देश के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद का निधन हुआ? तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये ओमान देश के राजा थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनके नाम पर, इनके निधन पर भारत देश ने राष्ट्रीय शोक मनाया था। अगला क्वेश्चन है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में हुआ? तो धानु यात्रा जो महोत्सव ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। अब आपको एक लंबा सा लिस्ट याद रखना है राज्य और उनके त्यौहार, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, बिहू महोत्सव असम राज्य में, संगाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, जबकि पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, लाई हरा ओबा महोत्सव त्रिपुरा में, ओनम त्योहार केरल राज्य में, जो फेस्टिवल जिसे जो कुतुपोई उत्सव के नाम से भी जाना जाता है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ त्योहार जिनके नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यशस्विनी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये योजना लॉन्च की गई है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय की मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जिनकी कंस्टिट्यूंसी है अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया है? तो YSR जहां भी दिख जाए सीधा आंसर टिक करना आपको, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अब हम कुछ अन्य योजनाओं को देख लेते हैं जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR कानून नेत्रा नेस्तम योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा ओडी योजना, YSR वायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी जो योजना है ये आंध्र प्रदेश राज्य की हैं, और इन सब योजनाओं के पहले YSR लगा। क्यों? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। YSR जो शब्द है इन्होंने लिया है अपने पिताजी के नाम से, इनके पिताजी का नाम था यदुगुड़ी सांदिती राजशेखर रेड्डी, जिनको शॉर्ट में YSR के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य ने साइबर सेफ विमेन अभियान को लॉन्च किया है? तो साइबर सेफ महिला सुरक्षा जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन दामिनी को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दामिनी हेल्पलाइन जो लाइन है इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी महिला यूपी परिवहन निगम लिमिटेड की बसों में सफर कर रहा है तो उसको किसी भी सुरक्षा के दौरान मद्देनजर रखते हुए इस सुरक्षा को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है दामिनी हेल्पलाइन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हवाई अड्डों पर कौन सी नई 2 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? तो ये 2 परियोजनाएं हैं CACS और EBCAS, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। CACS का पूरा नाम है सेंट्रलाइज एसेस कंट्रोल सिस्टम, जिसका उद्देश्य है हवाई अड्डों पर सुरक्षा और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा हवाई अड्डों पर कर्मचारियों की आवाजाही प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। जबकि जो दूसरी योजना है जिसका नाम है EBCAS
जिस जो कि एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल बेसिस पे लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है ऑफिस को पेपरलेस बनाना, यानी कि जो ऑफिस में काम काज होता है कागज़ पे, उसको अब डिजिटल बनाना। भारत में जो हवाई अड्डा होते हैं उनसे रिलेटेड जो मंत्रालय है जिसका नाम है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनसे रिलेटेड जो संस्था है इसका नाम है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम साइबर अपराध रोकथाम इकाई जिसका नाम है अस्वस्थ, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर शहर में। अगला क्वेश्चन है, ई विक्रय डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अब आपको कुछ ऐप और पोर्टल के नाम याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आइस डैश और अतिथि को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, डेटा बैंक पोर्टल को लॉन्च किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, एम हरियाली ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, आई हरियाली ऐप को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा, रायतु बंधु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा, नया बंधु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है कानून मंत्रालय के द्वारा, ई गन्ना पोर्टल को लॉन्च किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, हज मोबाइल ऐप और ई मसीहा पोर्टल को लॉन्च किया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, सहयात्री मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया रेलवे पुलिस के द्वारा, लेडीज नाम की पोर्टल को लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, पैसा नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये हैं कुछ वेबसाइट और ऐप जिनके नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR का संबंध किससे? ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था लखनऊ मेट्रो के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कि सेंट्रल क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि CEIR का फुल फॉर्म क्या है? तो CEIR जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसका संबंध है मोबाइल फोन चोरी, जो मोबाइल फोन चोरी होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जियो मार्ट के नाम से, जिसकी टैग लाइन होगी देश की नई दुकान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है मुकेश अंबानी, जो कि भारत के पहले और दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजीकरण $100 बिलियन पार कर गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इनकी पत्नी का नाम है नीता अंबानी, जो कि मुंबई इंडियंस IPL टीम की मालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनी मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसका उद्देश्य है नेत्रहीन लोगों को नोटों की पहचान में मदद करना, जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म PPRTMS पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PPRTMS जिसका पूरा नाम है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली, इसको लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं संतोष गंगवार, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो जो माई एप्स एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC के द्वारा। HDFC के कुछ अन्य ऐप आपको याद रखना, जैसे माई सोसाइटी, माई क्लब, माई प्रेयर, माई सिटी, माई एप्स, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन है HDFC बैंक के हैं। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया है? तो ये 3 स्टेशनों पर लगाया गया है, भुसावल, मांडवान और बेंगलुरु, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है D। अगला क्वेश्चन है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम होगा नेस्ट नाम का एक जो विभाग है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा खोला जाएगा? तो न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा, जो कि नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से डील करेगा।
क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में किस सुरक्षा बल का नाम बदल दिया गया है? तो हाल ही में रेलवे की जो सुरक्षा बल था जिसका नाम था आरपीएफ, इसका नाम बदल दिया गया है। आरपीएफ का पहले नाम था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। अब इसमें हिंदी में सेवा तथा अंग्रेजी में सर्विस शब्द को जोड़ दिया गया है। आरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है? तो हाल ही में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है? तो हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके अलावा दो नाम और आपको याद रखना है, देश की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग, इसका भी नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग सुरंग थी इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया? यह दिया गया है गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने सी गार्डियन 2020 नाम की नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है? जो सी गार्डियन नाम की नौसेना एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करता है चीन और पाकिस्तान देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाजों के इस्तेमाल के लिए नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल ऑयल किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल ऑयल तैयार किया गया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कारपोरेशन जिसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंह, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने वाला इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने वाला इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको यहीं पर ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर होगा केरल। अब हम जान लेते हैं कि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत को 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति आए थे, में 6 समुदाय के लोग कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब आपको 4 फुल फॉर्म के नाम याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे। कैप जिसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA जिसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC जिसका पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, NPR जिसका पूरा नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 89 है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपने पहले पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य के जामनगर में। यहीं पर गुजरात में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया, गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय भी बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम और पार्क भी बनाया गया गुजरात राज्य में। जो गुजरात का गांधीनगर जिला, ये गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है द लास्ट कलर। द लास्ट कलर को भारत से ऑस्कर 2020 में बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति जिसे हम इंग्लिश में कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, तो कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पहला देश कौन बना है? तो इसका नाम है पलाऊ। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है कोरल रीफ जिसे हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं, जो कि समुद्र की तलहटी पर पाया जाता है। सन स्क्रीन का मतलब है यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, वो अपने शरीर पर एक लोशन लगाते हैं, उसी लोशन को यहाँ पर बोला गया है सन स्क्रीन, जिसको पलाऊ देश ने बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश में कितने आधार सेवा केंद्र खोले हैं? तो टोटल 114 खोले जाने हैं, जिनमें से 28 अभी तक खोले गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, फेम इंडिया योजना के तहत देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? तो टोटल 2636 बनाए जाएंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में 317 बनाए जाएंगे। अब आपको फेम इंडिया योजना का फुल फॉर्म याद रखना, जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। फेम इंडिया योजना का पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में जितने भी व्हीकल हैं, वाहन हैं, उनको 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन में 100% कन्वर्ट करना है, जिसके लिए फेम इंडिया योजना चलाई गई है। और इसके लिए पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे 2636। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया है? तो टोटल 171 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया है, क्योंकि ये धोखाधड़ी कर रहे थे, इसीलिए इनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को सोलर पार्क स्थापित करने के लिए $75 मिलियन का लोन दिया है? तो ये दिया गया है क्यूबा देश को। क्यूबा देश की राजधानी है हवाना। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस किस रूट पर चलाई जाएगी? तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस, ये चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच। दूसरी चलाई गई है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, और तीसरी चलाई जाएगी इंदौर से वाराणसी के बीच। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है, ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसको चलाया जा रहा है IRCTC के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच, जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी, और इसको बना रहा है जापान देश। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल्स को बनाएगा? तो AK-203 जो असॉल्ट राइफल ये भारत बनाएगा रूस देश के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिवलिंक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने की मंजूरी किसने दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है RBI ने। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक किस देश से अपना परिचालन बंद कर रही हैं? तो एक्सिस बैंक और ICICI दोनों अब अपना जो परिचालन है, अपनी ब्रांचें हैं, श्रीलंका देश में बंद कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है कर्म योद्धा, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन किया गया भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 साल वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा को मंजूरी दी है? तो मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा का मंजूरी दिया गया है UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को भारत के एक महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। इन्हीं को यादगार बनाने के लिए भारत में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 जनवरी को हर साल भारत में होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि इस साल मनाया गया लखनऊ शहर में, जिसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल मनाया जाता है 14 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी वो तारीख था जिस दिन भारत के पहले फील्ड मार्शल KM करिप्पा ने अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 4 जनवरी 1809 को दुनिया के एक महान व्यक्ति जिनका नाम था लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस देश में, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को लिए एक लिपि का आविष्कार किया था जिसका नाम है ब्रेल लिपि। इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस देश लौट कर आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस।
अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो पहला विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र शहर में। अगला क्वेश्चन है सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के जो पहले फील्ड मार्शल KM करिप्पा जी थी, इन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर से जो कमान थी अपने हाथों में लिया था, इसलिए हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। जबकि इनके रिटायरमेंट वाले दिन मनाया जाता है भारत में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो कि होता है 14 जनवरी को। अब आपको 3 दिवस याद रखना है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने 2020 को गतिशीलता वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी घोषित किया है? तो गतिशीलता वर्ष ईयर ऑफ मोबिलिटी घोषित किया गया CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना राज्य में आपको मिलेगा चार मीनार, जबकि कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। जो चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में। हैदराबाद शहर में आपको सलारगंज संग्रहालय यानी कि सलारगंज म्यूजियम मिलेगा। यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। हैदराबाद शहर में हाल ही में रेलवे के द्वारा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है तेलंगाना का हैदराबाद। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन होगा तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। भारत का पहला स्पेस म्यूजियम बनाया गया हैदराबाद शहर में। तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रायतू बंधु मोबाइल ऐप। तेलंगाना सरकार ने एक सिंचाई परियोजना लॉन्च किया जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना प्रोजेक्ट, जो कि किसानों की सिंचाई से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन निधन यानी कि ऑब्ituary से। तो नागालैंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम था बिखो ओसू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। असम के प्रख्यात नाटककार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रतन ओझा का निधन हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के नेता और पूर्व सांसद देवी प्रसाद त्रिपाठी का निधन हो गया है। TN चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, जो कि कर्नाटक राज्य के 14वें गवर्नर और भारत के 1984 से लेकर 1989 तक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग थे, इनका भी निधन हो गया है। तमिलनाडु राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर जिनका नाम था PH पांड्यान, इनका भी निधन हो गया है। महान शिक्षाविद और कवि ओवैद सिद्दीकी जी का भी निधन हो गया है। मशहूर कार्टूनिस्ट थॉमस एंटोनी का भी निधन हो गया है। उड़िया फिल्मों के कलाकार और फिल्म निर्माता जिनको 8 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, जिनका नाम था मनमोहन मोहपात्रा, इनका भी निधन हो गया है। तो ये थे हमारे टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के पहले पार्ट के क्वेश्चन। आपको कैसा वीडियो लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने YSR आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।